अगर आप कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सब गिफ्ट देखने लग गए। मानवी को सबसे ज्यादा क्रेज था। वो जल्दी जल्दी बच्चों की तरह खोलती। इतनी बड़ी हो गई थी पर उसका बचपना नहीं गया था अभी। सब गिफ्ट एक से एक थे। जो लोग उन्हीं के मोहल्ले से आए थे वो भी महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे, जबकि इनके जानकारों ने तो कई इधर उधर से आए गिफ्ट ही दे दिए थे। देखो अवनी, अपनी आंटियों को हमारी तरफ से थैंक यू करना। उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे ये पैसे बचाए होंगे और एक बड़े घर में महंगा गिफ्ट देने के लिए ये खर्च कर दिया। मनन की मम्मी बोली, हाँ जी मम्मी जी, सब ऐसे ही हैं, मेहनत मजदूरी वाले। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इतनी अमीर होकर भी गरीबों का दर्द समझती हैं। अवनी बोली, असल बात यह है बेटा कि मैं खुद भी एक गरीब घर से थी। हम भी हर महीने सोच सोच कर खर्च करते थे। मुझे पैसे की कीमत पता है। तेरे पापा का बिजनेस एक दिन में नहीं बढ़ा, साल लग गया था धक्का खाते, तब कहीं जाकर कामयाबी मिली। मम्मी बोली, मम्मी पर पापा तो इतने अमीर खानदान से हैं, फिर ये सब क्यों? मैं तो सोच रहा था कि हम शुरू से ही अमीर थे। मनन बोला, नहीं बेटा, ये एक लंबी कहानी है कि हम क्यों किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, क्यों हम यहाँ सेट हो गए जबकि हम पंजाब के हैं। मम्मी कुछ सोचती हुई बोली, मम्मी ऐसी कौन सी कहानी है जो हमें नहीं पता? हमें पता है कि दादाजी पापा से लड़े थे इसलिए नहीं आते, और चाचा जी दादाजी की वजह से नहीं आते। नानी की तरफ कोई है ही नहीं तो आएगा कौन? मनन बोला, नहीं बेटा, अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, शायद तुम अब ये सब समझ पाओगे, तो आज तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। बात पंजाब की है, उस समय की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मतलब मैं और तेरे पापा। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। पापा काम करने यूपी से पंजाब आए थे, बाद में हमें भी ले आए। हम गांव के खेतों में बने एक कमरे में रहते थे, मैं, मेरा एक छोटा भाई और हमारे माता पिता। हम जिनके घर में रहते थे, पापा उनके खेतों की देख रेख करते थे और माँ उनके घर के सारे काम करती थी। कभी कभी वो छोटे को भी काम पर ले जाते तो वो भी पढ़ाई से बचने के लिए काम पर चला जाता, लेकिन मैं पढ़ने में तेज़ थी। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। फिर अच्छे नंबर आने पर मुझे चंडीगढ़ कॉलेज में मुफ्त एडमिशन मिल गया। मेरी सारी फीस माफ़ थी। हॉस्टल में ही रहने की जगह मिल गई। वहीं मैं पहली बार तुम्हारे पापा से मिली। मैं अपनी पढ़ाई में मस्त रहती थी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। मिहिर मुझसे बात करने के बहाने ढूंढने लगे, लेकिन मैंने उन्हें भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मिहिर ने एक्सीडेंट का बहाना करके अपने दोस्त को भेजा। वो बोला, देखिए ममता जी, मिहिर आखिरी सांसें ले रहा है और एक बार आपसे मिलना चाहता है। असल में मुझे भी ये पसंद थे, बस वहीं अमीरी गरीबी वाली बात से डरती थी। उस दिन मैं डर गई और उनके साथ हॉस्पिटल चली गई और कह दिया कि मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। फिर हम दोनों में प्यार हो गया, साथ जीने मरने की कस्में खाई, वादे किए। पता नहीं कैसे तेरे दादाजी को खबर हो गई। एक दिन मैं कॉलेज के ग्राउंड में बैठी पढ़ रही थी कि मिहिर मेरे पास आकर बैठ गया। उस जमाने में ये सब नहीं होता था, हम खुल के मिल नहीं सकते थे। मैं उसे जाने के लिए कह ही रही थी कि 3-4 बॉडीगार्ड टाइप के लोग आ गए। वो हमें उठाकर कार में डालकर ले गए। ये मिहिर का घर था। तेरे दादाजी बोले, ये पढ़ाई करते हो तुम? इतने पैसे खर्च करके वहाँ तुम्हें इन कामों के लिए भेजा है क्या? पापा जी, ये ममता है, मुझे पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगा। मिहिर बोला, क्या कह रहे हो? ये बातें भूल जाओ और चलो कुछ दिन चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं तो तुम्हें मेरा पता नहीं है। ये लड़की अगर ये तंग करता है तो मुझे बता, लेकिन अगर तू इससे शादी की सोचेगी तो भूल जा। तेरे दादाजी बोले। फिर हमने मिलना छोड़ दिया। ये पढ़ने के लिए विदेश चले गए। मैं एक कंपनी में काम करने लगी थी। फिर मिहिर वापस आ गए और इत्तेफाक देखो उसी कंपनी का चेयरमैन बनकर आए। इस बार हम मिले तो दोबारा प्यार जाग गया। हम फिर से मिलने लगे। इस बार फिर तेरे दादाजी को पता चल गया और उन्होंने तेरे पापा को साफ साफ कह दिया, अगर तू इस लड़की से मिलेगा तो तुझे इस कंपनी, इस जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कहकर मिहिर वहाँ से चला आया और मुझे लेकर दिल्ली आ गया और हमने शादी कर ली। उसके बाद हमने बहुत ही मुश्किलों में दिन काटे। फिर मुझे जॉब मिल गई। धीरे धीरे मिहिर को भी जॉब मिल गई। फिर हमारे दिन फिर गए। हम दोनों ने खूब मेहनत की और तीसरे साल में मिहिर ने अपनी छोटी सी कंपनी खोल ली। फिर मानवी का जन्म हुआ। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे जो फ़ोन करके पूछते। तब हमने सोचा कि पंजाब जाया जाए। हम वापस आए तो पहले हमारा गांव आता था। हम वहां गए तो पता चला कि मिहिर के माँ बाप वहां आए थे और वो मेरे परिवार को उठाकर ले गए थे। फिर वो वापस आ गए, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे। एक दिन तीनों ने नहर में कूदकर जान दे दी।
सारा परिवार ही खत्म हो गया। मैं बहुत रोई। फिर हम तेरे दादाजी के पास गए। वो हमें देखकर खुश हुए, हमें बड़े प्यार से बोले, आ गया बेटा, मैं तो रोज़ तुम लोगों का इंतज़ार करता था। ये ज़मीन जायदाद सब तुम्हारी है, संभालो इन्हें। नहीं पापा, मैं आपके ज़मीन जायदाद के लिए नहीं आया। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि ममता के परिवार को आपने क्या किया है? ऐसा क्या कहा? क्यों वो सब नहर में कूद कर मर गए? मिहिर ने कहा। वाह वाह, ये खूब। अब लोगों के साथ लगकर तू हमें कातिल कह रहा है। तू अपने बाप को नहीं जानता, वो ऐसा काम कर सकता है। जा निकल जा हमारे घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहकर दादाजी ने नौकरों को इशारा किया, इन्हें बाहर फेंकने को कहा। फिर हम वापस आ गए। उस दिन के बाद हम वापस नहीं गए। मम्मी की आंखें नम थी, तीनों ने उन्हें गले लगा लिया। मनन को अब पता चला कि क्यों माँ ने उसके और अवनी के रिश्ते को मना नहीं किया। ग्रेट लव स्टोरी, वाह क्या बात है। पर मम्मी, हो सकता है कि दादाजी ने उन्हें न मारा हो, आपको गलतफहमी हुई हो, मानवी बोली। मम्मी, मैं नाना नानी और मामा के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा, आप चिंता न करें, हम सब कुछ पहले सा कर देंगे। मुझे आप जगह बता दो, फिर देखना मैं उन्हें जेल में पहुंचा कर दम लूँगा, चाहे वो दादाजी ही क्यों ना हो। मनन गुस्से से बोला, नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें ये कहानी अब तक इसलिए नहीं सुनाई थी, तुम्हारे पापा ने उन्हें छोड़ दिया, यही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। मैं कोई बदला नहीं चाहती, दोनों ही मेरे परिवार हैं, मैं किसी को भी खत्म नहीं कर सकती। तेरे पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो पहले ही अपने परिवार के कारण दुखी हैं, पर कर भी क्या सकते हैं, मम्मी बोली। समय बीतने लगा। अवनी अब सेकेंड ईयर में हो गई थी। मनन रोज उसे कॉलेज छोड़ जाता। छुट्टी के बाद वो अब भी बेदी लॉ फर्म में जाती थी। बेशक अब मनन उसकी फीस देता था, लेकिन फिर भी वो बेदी सर की कर्जदार थी। उन्होंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी, वो कैसे भूल सकती थी। उस दिन भी वो छुट्टी के बाद बेदी फर्म आई। उसे बेदी सर की आवाज़ सुनी। कहाँ मर गए सब? फ़ोन कब का बज रहा है, कोई उठाता क्यों नहीं? क्या पता अवनी का हो, अभी तक आई नहीं है। अवनी ने देखा सारा स्टाफ सर की नकल कर रहा है। फिर सपना में फ़ोन उठा लिया और बोली, जी आप कल आ जाइएगा। कहकर उसने अवनी को वहीं बिठाकर अंदर गई और बोली, सर कोई ज़मीन के लेन देन के बारे में, केस के बारे में पूछ रहा था। मैंने कह दिया है कि कल आकर बात कर लेना। ठीक है, टाइम पर उठा भी लिया करो, आनंद बोला। वो वापस आई और अवनी की तरफ देखकर बोली, अवनी एक तमाशा देखोगी? कहकर उसने स्टाफ वाले फ़ोन का नंबर मिलाया। वो बजने लगा। उसी वक्त अंदर से आनंद चिल्लाने लगे, अरे फिर मर गए सब, कोई फ़ोन तो उठाओ। बेचारी अवनी अभी तक नहीं आई, कब से फ़ोन कर रही है वो। तुम लोग निकम्मे फ़ोन भी नहीं उठा सकते। सपना ने फ़ोन बंद कर दिया और हंसती हुई बोली, देखा, जब भी कोई फ़ोन आए तो यही कहते हैं, अवनी बेचारी फ़ोन कर रही होगी। कहकर दोनों हंस दिए। चलो मैं सर को शक्ल दिखाया हूँ, कहकर वो आनंद के पास आई। आ गई तू? घर का राज समझा है क्या? जब चाहे आ जाती हो, चली जाती हो। अगर अपनी फर्म का इतना घमंड है तो वहीं जाकर करो, मुझे बूढ़े को क्यों तंग करती हो? आनंद बोला, अरे बूढ़े होंगे आपके दुश्मन, आपने अभी तो जवानी में कदम रखा है। अरे उस फर्म में वो बात कहाँ जो यहाँ है, वहाँ आपकी तरह मेरा कोई वेट थोड़े ही करेगा। कहकर उसने आनंद को पानी का गिलास दिया और वहीं बैठ गई। हाँ अब बैठ जा, काम करने को मैं जो हूँ। ये ले नया केस है, ध्यान से पढ़ना। आनंद उसे ये देने के लिए ही कब से वेट कर रहे थे उसका। अवनी थैंक यू कहकर बाहर आ गई। मनन 1 साल में बहुत फेमस हो गया था। वो क्रिमिनल केसों का एक्सपर्ट था, पर कुछ भी हो जाए वो अवनी को समय पर घर जरूर छोड़कर आता था। उस दिन भी वो समय से उसके दफ्तर पहुंचा। फिर रोज की तरह कुछ घंटे अपने अपने केस एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद वो अवनी को लेकर चल दिया। आनंद सर कुछ बूढ़े से लगने लगे हैं, 50 के करीब उम्र हो गई है, शादी भी तो नहीं करते, अकेलेपन के कारण ऐसा हुआ है। यार मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हम इनकी और मम्मी की शादी करा दे तो दोनों को सहारा मिल जाएगा, मनन बोला। पर न मम्मी मानेंगी न सर मानेंगे, अवनी बोली। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, सर की मम्मी घर पर अकेली रहती हैं ना, बस बन गया काम, मनन बोला। वो अवनी को घर छोड़कर वापस काम पर आ गया। रात को वापस आते वक्त वो आनंद के घर गया। आनंद ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ आटे से खराब हो रखे थे। वो बोला, अरे तुम, मैं ज़रा आटा गूँथ दूँ, इतने तुम मम्मी के पास बैठो। कहकर वो किचन की तरफ चला गया। मनन उनकी माँ के पास गया, चरण छूकर आशीर्वाद लिया, फिर बैठते हुए बोला, बेबे जी आप इनकी शादी क्यों नहीं कराती? कब तक ये सारे काम खुद करेंगे? क्या करूं बेटा, ये मेरी सुनता ही नहीं है, तू कहकर देख ले, शायद मान ले, बेबे बोली। इतने में अंदर से आनंद पानी का गिलास लेकर आया और मनन के आगे करते हुए बोला,
अरे यार, इतनी उम्र हो गई है, अब शादी करने की उम्र नहीं रही मेरी। बेबे भी यूं ही बोलती रहती हैं, फिर इसने ही रोना है कि बहू ने ये कह दिया, उसने ये नहीं किया, या उसने ये कर दिया। आनंद हंसते हुए बोला, सर मैं एक सलाह दूं, अगर आपको अच्छी लगे तो। अवनी के पापा के जाने के बाद अवनी की मम्मी भी अकेली हैं। मैं और अवनी सोच रहे थे कि आप दोनों की शादी करा देते हैं, इससे दोनों को सहारा मिल जाएगा। उनकी उम्र 45 के करीब है। अगर हाँ करो तो हम उनसे बात करें, उस पर उनके साथ आपको इतने लायक बेटी और दामाद फ्री में मिलेंगे, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त। मनन ऐसे बोला मानो ऐड दे रहा हो। लेकिन मनन, उसकी मम्मी मान जाएंगी? आनंद ने पूछा। आप हाँ कीजिए, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी हमारी है, मनन बोला। देख लेना, देख मुझे कोई इतना शौक नहीं है, मैं बस अवनी की मम्मी के लिए कह रहा हूँ। इतनी लंबी उम्र अकेले काटनी मुश्किल होती है। आनंद ने अवनी की मम्मी को देखा था, उसे वो पसंद थी। मनन ने उन्हें कहा, अब चलता हूँ, जल्दी ही अच्छी खबर सुनाऊंगा, कहकर वो चल दिया। अरे चाय तो पीते जाओ, आनंद ने आवाज़ लगाई। अब तो शादी के बाद ही पीऊँगा, कहकर मनन ने कार स्टार्ट कर दी। उसने घर आकर ये बात अवनी को बताई। अब कल छुट्टी है, मम्मी के घर चलकर मम्मी को मना लेंगे। मम्मी मान जाए तो अच्छा है। ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, खुश क्यों नहीं हुई, मनन ने पूछा। मम्मी बता रही थी कि वो शर्मा आंटी के घर पोता हुआ है, कह रही थी कि उनकी शादी हमारे बाद हुई और हमारे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अवनी बोली, यार तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमने तय किया है कि तुम्हारे कॉलेज खत्म होने के बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। बाकी अगर तुम उस हालत में कॉलेज जाना चाहो तो सोच लो। मनन ने शरारत भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए देखा। अगले दिन वो दोनों अवनी की मम्मी से मिलने उनके घर गए। मम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अवनी मनन को मम्मी के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली गई। तब मनन ने ही बात शुरू की, मम्मी जी हमें बस आपकी चिंता रहती है, आप अकेले रहते हो, कहीं कुछ हो गया तो। अवनी भी रात को कई बार उठकर बैठ जाती है कि मम्मी पता नहीं कैसी होंगी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता न करो। आप लोग अपने बारे में कब सोचोगे, मम्मी बोली। मम्मी जी कल आनंद सर के घर गया था, उनकी मम्मी भी सर के लिए चिंता कर रही थी। उन्होंने अपने मम्मी के कारण शादी नहीं की। अब उनकी मम्मी को चिंता है कि उनके बाद आनंद सर का क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं उनकी शादी कराऊं। मैंने सोचा कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं। बाद में ये पता चला कि आनंद जी को कोई पसंद है। मम्मी पता है आनंद जी ने आपको पसंद किया है, पता नहीं कैसे, पर मैंने सोचा कि आपकी भी शादी की ज़रूरत है, इस तरह जीवन नहीं कट सकता। मनन उन्हें समझाता हुआ बोला। अवनी रसोई और लिविंग रूम की दीवार के पास खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। वो देखना चाहती थी कि मम्मी क्या कहती हैं। मम्मी तो हैरान होकर उसकी तरफ देखती रह गईं। मनन, ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, आदमी के लिए दूसरी शादी करना आम बात है, जबकि एक औरत को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तुम्हें पता है लोग जीने नहीं देते। मम्मी मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप जब अकेली होती हैं, बीमार होती हैं, तो क्या ये लोग आपको दवा देने आते हैं? जब पापा बीमार थे तो ये लोग पैसे देने आए थे क्या? सिर्फ अवनी थी आपके साथ, आप अवनी से कहो, उससे सुनो, सिर्फ उसकी बात ही मायने रखती है, हमें उन लोगों से कुछ नहीं लेना, मनन बोला। बेटा मैं अवनी के बारे में ही सोच कर कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कल को उसे लोग कहें कि उसकी मम्मी ने उसके सर से शादी कर ली, उसे बातें सुनाए, मम्मी बोली। मम्मी आप मेरी चिंता न करें, मैं खुद ही लोगों को बताऊंगी कि ये शादी मेरी मर्जी से, मेरी खुशी के लिए की गई है। मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी बाकी की उम्र अकेली बिताएं। अवनी किचन से आकर बोली। बेटा तुम्हारे सास ससुर, उनके रिश्तेदार, वो क्या कहेंगे? आप अपनी बात क्यों नहीं करती? मेरे सास ससुर बहुत खुश होंगे। वो तो खुद कई बार कह चुके हैं कि आप शादी कर लो, और इन सब से ऊपर मुझे तसल्ली होगी। अब मुझे हर पल आपकी फ़िक्र रहती है। शादी हो गई तो आप दोनों एक दूसरे की फ़िक्र करना, मैं बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच पाऊंगी, अवनी बोली। मम्मी कुछ देर चुप बैठी रहीं, फिर बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक समझो, मेरी सारी दुनिया तुम हो, जो तुम कहोगे मुझे मंजूर है। अवनी ने मनन को गले लगा लिया, फिर दोनों ने मम्मी को गले लगा लिया। मम्मी आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मोहल्ले में बता दूंगी, अवनी बोली। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अवनी ने जाकर खोला तो अरुण और उसकी मम्मी आई थी। अरुण देखते ही बोला, देखा मम्मी, मैं कह रहा था ना कि मैंने मनन जी की कार देखी है। अवनी ने दोनों को नमस्ते किया। नमस्ते अवनी बेटा, जीते रहो। मनन बेटा, हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने और मुंह मीठा कराने आए हैं, तुम्हारे कारण अरुण को अच्छी जॉब मिल गई है। शुक्रिया बेटा जी, अरुण की मम्मी बोली।
आंटी जी शुक्रिया की क्या बात है, अरुण में काबिलियत थी, मेरे दोस्त ने इसका इंटरव्यू लिया, उसे ये अच्छा लगा इसलिए उसे सेलेक्ट किया। उसने मुझे फ़ोन करके अरुण की तारीफ़ भी की और कहा कि बहुत ही अच्छा लड़का है, मनन बोला। फिर भी मनन जी थैंक यू तो बनता है, अरुण बोला। अरुण की मम्मी ने सबको मिठाई खिलाई। जब उन्होंने अवनी की मम्मी को चुप देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चुप बैठी हो? अवनी, इसे क्या हुआ है? आंटी जी, अरुण, मैं चाहती हूँ कि मम्मी की शादी करा दूँ, इतनी लंबी उम्र कैसे काटेंगी? अवनी बोली। अरे बेटा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैंने भी इसे कई बार समझाया और कहा कि शादी कर लो, पर ये लोगों की बातों से डरती है। अच्छा है बेटा, कर दो, अरुण की मम्मी बोली। किससे करनी है, कोई है नज़र में? अरुण ने पूछा। वो मेरे सर आनंद बेदी भी अकेले हैं, मैंने सोचा कि दोनों की शादी करा देती हूँ। सर भी नहीं मान रहे थे पर मम्मी का नाम सुनकर मान गए। अब उन्हें इतनी खूबसूरत बेटी और होनहार दामाद जो साथ में फ्री मिल रहे हैं, अवनी ने हंसते हुए कहा। अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं। आंटी जी, लोगों की फिक्र न करो, अब तो 3 वकील हैं आपकी सपोर्ट में, कोई कुछ कहकर तो देखे, केस ठोक देंगे, अरुण बोला। उसकी बात सुनते ही सभी हंस दिए। अवनी की मम्मी को भी हंसी आ गई, वो हंसते हुए बोली, हाँ ये बात तो मैं भूल ही गई थी, अब तो हाँ करनी ही पड़ेगी। चलो ये काम आज ही कर दे, मनन ने सबसे पूछा। हाँ आज मेरी छुट्टी है, मैं भी चलूँगा, अरुण बोला। सब मान गए। मैं लड़के वालों को तो पूछ लूँ वहाँ क्या चल रहा है, मनन बोला। मनन ने उसी वक्त आनंद को फ़ोन किया। कुछ देर बजने के बाद आनंद ने फ़ोन उठाया। हाँ हेलो, कौन? ससुर जी मैं बोल रहा हूँ मनन, जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात लेकर कोर्ट पहुँचिए, हम भी दुल्हन को लेकर आते हैं। अवनी की मम्मी ने हाँ कह दिया है, आज फ्री है, दिन भी अच्छा है, आ जाओ बारात लेके, मनन बोला। क्या सच में वो मान गई? मुझे तो लगा था कि वो मानेंगी नहीं, आनंद बोला। हाँ जी, जहाँ मनन हो वहाँ ना नहीं होती है, अवनी से मेरी शादी याद है ना, मनन बोला। अच्छा बताओ क्या प्रोग्राम है, आनंद ने पूछा। प्रोग्राम का क्या है, 2 घंटे में कोर्ट आ जाइए, शादी कीजिए और इन्हें अपने घर ले जाओ, मनन बोला। उनसे बात करने के बाद मनन ने घर अपने मम्मी को फ़ोन किया। हेलो मम्मी, आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद देने आ जाओ। अच्छा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, आज ऐसा क्या किया, मनन की मम्मी बोली। मम्मी जी, हमने फाइनली अवनी की मम्मी को शादी के लिए मना लिया है, अवनी के सर के साथ शादी करने के लिए। आप जल्दी से तैयार होकर 1 घंटे में अवनी के घर पहुंच जाओ। और हाँ, अगर मानवी है तो उसे भी ले आना और पापा को भी फ़ोन कर देना, गिफ्ट भी लेते आना। कहकर मनन ने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन हम लोग तो 2 घंटे तक जाएंगे, अपने मम्मी को जल्दी आने को क्यों कहा, अवनी बोली। यार वो मेरी मम्मी है, मुझे पता है, अगर मैं 2 घंटा कहता तो वो 3 घंटे लगाती, अब मैंने 1 घंटा कहा है तो 2 घंटे तक ही आएंगी, समझी? मनन ने अवनी के गाल खींचते हुए कहा। अच्छा, मम्मी के लिए कपड़े और जयमाला वगैरह भी तो लाने हैं, अवनी बोली। तुम चिंता मत करो, 2 मिनट में सब आ जाएगा। वो अभी बात ही कर रहा था कि दरवाजे की बेल बजी। अरुण ने खोला तो मनोज आया था। वो मनन से बोला, सर आपने जो मंगाया था ले आया हूँ। सर शादी किसकी है? अवनी के सर की, मनन ने अवनी को बैग देते हुए यूं ही बेध्यान से कह दिया। फिर कोट पैंट मंगवाते साड़ी क्यों मंगवाई, मनोज ने हैरान होकर पूछा। तुम भी कमाल करते हो, अवनी की मम्मी कोट पैंट क्यों पहनेंगी, मनन बोला। अच्छा ये साड़ी उनके लिए है, मनोज को तब समझ आया। वो फिर कुछ सोचकर बोला, लेकिन सर वो लाल साड़ी कैसे पहनेंगी, वो तो विधवा है, मनोज ने कहा। यार तू अब सुगनी वाली बात मत किया कर, अपनी जुबान बंद रखेगा तो मैं तेरी सैलरी नहीं काटने वाला। अब भला अपनी शादी पर कोई सफ़ेद साड़ी पहनता है, मनन ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। सर अभी तो आप कह रहे थे कि बेदी सर की शादी है। मनोज को जल्दी कुछ समझ ही नहीं आता था। अबे गधे, बेदी सर तेरे साथ शादी थोड़े करेंगे, अवनी के मम्मी के साथ है उनकी शादी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, मनन भौहें खींचते हुए बोला। उसे फिर कुछ याद आया तो बोला, ऐसा करो बेदी सर के स्टाफ को भी बुला लो, उनके सर की शादी है, कुछ तो बारात की रौनक हो। मनोज ने सारे स्टाफ को फ़ोन करके बुला लिया। अवनी और अरुण की मम्मी ने मम्मी को तैयार कराया। अरुण पड़ोस के घरों में न्योता दे आया। अवनी को माँ की साड़ी बदले देखकर खुशी हो रही थी। पापा की मौत ने उन्हें सफ़ेद रंग में बदल दिया था, हमेशा उदास और दुखी रहती थी। अब लाल रंग से चेहरे पर ये फिर से खुशियाँ आ गई हैं। अवनी सोच रही थी कि यह समाज औरतों के लिए ऐसा क्यों है। अवनी अवनी, आंटी ने उसे 2 बार पुकारा। तब अवनी ने देखा, उसकी मम्मी ने उसे खोए हुए देखा तो पूछा,
अवनी देख बेटा, अभी भी रोक दे। तू अगर एक बार कह देगी मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं बस तेरी खुशी चाहती हूँ। तुम दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। अवनी की मम्मी बोली, मम्मी मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। अब मुझे पापा के साथ दादी भी मिल रही हैं और वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। मेरे लिए पापा के हाथ से खाना भेज दिया करना। नौकरों के हाथ का खा खा कर उब गई हूँ मैं, अवनी बोली। ले बेटा, तेरी मम्मी तो तैयार हो गई, अब मैं भी तैयार हो जाऊं, अरुण की मम्मी बोली। आंटी के जाने के बाद मनन अंदर कमरे में आया। वो अवनी की मम्मी को देख कर बोला, आंटी आपको मेरी नज़र न लगे, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अगर मैं अवनी से पहले आपको मिलता तो मैं आपसे शादी कर लेता। मनन बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत, पर यह तो है कि जहाँ हमें खोने का डर न हो वहाँ हम खुशी रहते हैं। अवनी के सर कैसे हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। तुम लोगों के कहने पर यह शादी कर रही हूँ। पहली शादी में बहुत दुख देखे, पर इसके पापा ने प्यार भी बहुत दिया। अब कुछ नहीं कह सकती, अवनी की मम्मी बोली। तभी बाहर मनन की मम्मी आ गई। वो सीधे अंदर आई। वो अवनी की मम्मी को गले लगाकर बोली, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है बहन जी। मैं मनन से अक्सर ये कहा करती थी कि आपकी शादी करवा दे। बस बहन जी, जैसे बच्चों की मर्जी, हम तो उनके हुक्म के गुलाम हैं, जैसा कहेंगे मानना ही पड़ेगा। वो जो भी काम करते हैं ठीक ही करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को बच्चे बनना पड़ता है, अवनी की मम्मी बोली। मम्मी पापा नहीं आए? मनन ने अपनी मम्मी से पूछा। वो सीधे कोर्ट पहुंच जाएंगे। तुम लोग अभी तक निकले क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि 1 घंटे तक जाना है, मनन की मम्मी बोली। वो लोग टाइम पर निकल गए और वहां पहुंच गए। सभी कोर्ट में अंदर गए। कुछ ही देर में शादी भी हो गई। फिर सभी वापस बाहर आए और खुशी खुशी एक दूसरे को बधाई दी। मनन ने अपनी शादी से सीख लिया और होटल में पहले ही पार्टी अरेंज कर दिया था। कोर्ट से सब लोग होटल पहुंचे और मानवी भी कॉलेज से सीधे पार्टी में आ गई थी। मनन और अवनी ने स्टेज पर डांस किया। सब सीटियां बजा रहे थे। फिर मनन के मम्मी पापा ने डांस किया। तब मनन आनंद ने अवनी की मम्मी को स्टेज पर ले आया और उन्होंने भी ना ना करते हुए भी डांस कर ही दिया। अरुण इतनी भीड़ में भी मानवी को देखे जा रहा था। उसे अवनी की शादी में ही मानवी अच्छी लगने लगी थी, पर उसे अपने दोनों के बीच का फर्क पता था। वो कैसे इसे चाह सकता है और बदले में वो उसे कभी पसंद कर ही नहीं सकती। जितनी इसकी महीने की तनख्वाह है उतना वो एक दिन में उड़ा देती होगी। नहीं, हमारा कोई मेल नहीं है। अवनी ने अरुण को मानवी की तरफ देखते देखा तो वह उसके पास गई और बोली, भैया जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता नहीं पूछा करते। बेशक हमारे घर वालों की सोच बहुत अच्छी है, वो हमसे और खुद में फ़र्क नहीं करते, लेकिन मानवी ऐसी नहीं है। वो एक दिन में ही तंग हो जाएगी। मैं उसके साथ रहती हूँ, मुझे सब कुछ पता है उसकी पसंद नापसंद के बारे में। आप दुखी मत हो, आपको इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। अरुण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सब कुछ बढ़िया हो गया था। फिर मनन, अवनी, मानवी उसके मम्मी पापा को छोड़कर सभी होटल से घर चले गए और ये सब आनंद के घर अवनी की मम्मी को छोड़ने गए। सब बहुत खुश थे। आनंद की मम्मी भी बहुत खुश थी। वो तो बार बार मनन को दुआएं दे रही थी। आनंद सर का घर पुराना था पर बहुत बड़ा था। लगभग आधी रात को मनन अपने परिवार के साथ वहां से वापस आया। घर आते ही सब अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही मनन बेड पर बैठ गया। वो बहुत थक गया था। अवनी उसके पीछे आई और उसके कंधे को दबाते हुए बोली, थैंक यू, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और तुमने कर भी दिया। मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कहकर उसने मनन के कंधे पर सर रखकर उसके गाल पर किस कर दिया। मनन ने उसकी बाँह पकड़कर घुमाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, असल में इसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। तुम्हें मम्मी की चिंता होती रहती थी और तुम हर दूसरे दिन मम्मी के घर रहने चली जाती थी। मैं मम्मी के कारण तुम्हें रोक भी नहीं पाता था और यहाँ इस बेड पर अकेले करवटें बदलता रहता था। अब जबकि मम्मी को संभालने वाला आ गया है, अब ज़रा तुम मुझ पर भी ध्यान दो। मैं एक बात सोच रहा था कि मम्मी से कहूँ कि एक साला या साली ही पैदा कर दे मेरे लिए, मैं भी उसे छेड़ने के मज़े ले लूँगा। मनन शरारत से बोला, लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो था कि मम्मी ने बच्चे न होने का ऑपरेशन करा लिया था, अब बच्चे थोड़े ही होंगे। जो भी छेड़ना करना है मैं हूँ ना, अवनी बोली। अच्छा जी, तो आपको जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी? अब सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। मनन फिर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला और उसे घुमाकर बेड पर लिटाकर उसके होठों को चूम लिया। अवनी ने उसे पीछे ढकेल कर कहा, अभी कोई कह रहा था कि नींद आ रही है, अब सो जाओ। मनन ने उसे बाहों में जकड़ा और बोला, ठीक है चलो सो जाते हैं, और लाइट बंद कर दी।
अगले दिन संडे था। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए थे। मनन की मम्मी बोली, अवनी मैं सोच रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा को खाने पर बुलाऊं। उनकी नई नई शादी हुई है, हमारा फर्ज बनता है उन्हें बुलाने को। मम्मी जी जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए, हम आपके साथ हैं, अवनी बोली। दूसरे दिन मनन की मम्मी ने अवनी के मम्मी पापा और उनके पूरे परिवार को खाने पर इनवाइट किया था। सब तैयारी हो गई थी। कुछ देर बाद आनंद अपनी मम्मी और अवनी की मम्मी यानी कि अपनी पत्नी के साथ आ गए। सबने उनका वेलकम किया। वो सब अंदर लिविंग रूम में आ गए। पापा भी वापस आ गए थे। पहले सबने चाय पी और बहुत सारी बातें की। उनके जाते जाते शाम हो गई थी। उन्होंने सबको अलविदा कहा और चल दिए। सभी उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। चलते चलते आनंद को याद आया तो वो बोले, आप लोग पंजाब के किस शहर से हो? असल में मेरे पास एक केस आया है नवा शहर का, कोई जमीन का मसला है। मनन के पापा ने उसकी मम्मी की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। आनंद समझ गया कि वो बताना नहीं चाहते तो उसने भी ज़्यादा बात नहीं की। उनके जाने के बाद उसकी मम्मी कमरे में आने के बाद बोली, कहीं कोई अपने गांव का केस तो नहीं? कहीं आपके पापा ही तो नहीं? बता देते क्या होता। नहीं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। अगर कोई पुरानी बातें निकल आई तो अगर तुम उन्हें सज़ा दिलवाना चाहती हो तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम पहले की तरह मुझे रोकना चाहती हो तो बात शुरू ही मत करना, मनन के पापा बोले। उसकी मम्मी चुप हो गई। अवनी और मनन भी बैठे इसी के बारे में बात कर रहे थे। मनन, क्या वो सच में मम्मी पापा के गांव का कोई होगा? कुछ कह नहीं सकता, पर हमारा गांव है तो नवा शहर में ही, मुझे पूरा नहीं पता। चलो, जब मम्मी पापा को नहीं पता करना तो रहने दो, हमने क्या लेना है? उन दोनों की जैसी मर्जी, मनन बोला। मनन, मैं एक बात सोच रही थी, क्या पता मम्मी पापा को गलतफहमी हो, शायद मम्मी के परिवार को मारने में दादाजी का कोई हाथ ही न हो। सबको ही गलतफहमी हुई हो। दादाजी को लगा होगा कि पापा मम्मी से शादी करके उन्हें छोड़ गए, अवनी बोली। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, हो सकता है। मम्मी पापा से बात करके देखेंगे, मनन बोला। मनन, मैं सोच रही हूँ कि हम शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए, अब चलें? अवनी ने पूछा। आय हाय, आज सूरज किस तरफ से निकला है तेरे मुँह से ऐसी बात? मनन ने शरारत भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अरे पागल, तुम भी ना जरा सा भी इशारा नहीं समझते। मेरा मतलब है कि हम तुम्हारे गांव चलते हैं, तुम्हारे दादाजी के पास। क्या पता मेरा शक ठीक ही हो, अवनी बोली। जा तो सकते हैं, पर मम्मी पापा न माने तो? इसके लिए कुछ और सोचो। मैं भी सोचता हूँ कुछ ऐसा करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मनन बोला। अगले दिन सब अपने अपने काम पर चल दिए। अवनी रोज की तरह दोपहर को कॉलेज से बेदी फर्म की तरफ टैक्सी से आ रही थी। टैक्सी रेड लाइट पर रुकी तो एक बाइक उसके पास आकर रुकी। उसकी नज़र बाइक की तरफ गई तो वो देखकर हैरान रह गई कि बाइक मानवी किसी लड़के के पीछे बैठी थी और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल फ्रेंड होगा। जिस तरह से वो चिपक कर बैठे थे उससे पता चल रहा था कि इनका कोई खास रिश्ता है। अवनी ने अपने मुंह की साइड पर अखबार रख लिया, मानो धूप से बचने के लिए रखा हो, पर वो शीशे में उनको देख रही थी। लड़के ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए अवनी उसे पहचान नहीं पाई, पर उसे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अवनी को लगा कि जब उसने अवनी को शीशे में अपनी तरफ देखते देखा तो उसने एक तरफ तो मानवी का हाथ पकड़कर खींचा, दूसरे हाथ से अवनी को किसका इशारा किया। अवनी मुंह फेर कर बैठ गई। इतने में लाइट ग्रीन हो गई और वो चले गए। अवनी फर्म तक आती हुई यही सोचती रही, कौन होगा वो? मानवी को कहाँ मिला? उससे चाहता क्या है? अवनी फर्म में आई तो वो भागी भागी सर के कमरे की तरफ गई और बिना कुछ देखे अंदर जाकर जोर से बोली, पापा। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने आनंद किसी से केस के बारे में बात कर रहे थे। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो चुप सी हो गई, पर आनंद उठकर उसके पास आए और उसे गले लगाते हुए बोले, ये पंजाब वाले क्लाइंट है जिनके बारे में मैं कल बात कर रहा था। फिर क्लाइंट से बोले, ये मेरी बेटी है, लॉ कर रही है। अवनी ने उन्हें नमस्ते किया और जाने लगी तो आनंद बोले, अवनी बैठो, तुम भी केस समझो। फिर उनसे बोले, हाँ जी आप बताइए। देखिए, पंजाब में हमारी बहुत ज़मीन है। घर में मेरे अलावा एक भाई और एक बहन और है। ज़मीन के अलावा घर भी बहुत बड़ा है। मैंने इंजीनियरिंग की, फिर दिल्ली में जॉब के कारण यहीं रहना पड़ा था। अब मेरे पापा की डेथ हो गई। उन्होंने वसीयत बनाई नहीं थी, लेकिन अब मेरा भाई मुझे ज़मीन जायदाद में से कुछ नहीं दे रहा है। कहता है कि पापा की सेवा मैंने की है तो सब कुछ मेरा है। अब मैं उसके लिए केस करना चाहता हूँ। उसने एक ही बारी में सारी कहानी सुना दी। आनंद बोले, ठीक है, हम केस ले लेंगे, पर हम एक बार वो ज़मीन और आपके भाई से मिलकर आना पड़ेगा। इस मामले में आपकी बहन को भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में उसका भी हिस्सा होता है। कल को वो भी केस कर सकती है। आपके लिए अच्छा है अगर आप उसे अपने साथ लेकर चलें।
हाँ, बहन को बुला लूँगा, उसे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। वो पापा और छोटे से बहुत नफरत करती है, क्लाइंट मिस्टर सिंह बोले। ओके, फिर बेटर है, हम वहाँ जाकर एक बार उनसे बात कर आएंगे, फिर केस कर देंगे। आनंद ने उन्हें समझा दिया। ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं, कहकर उन्होंने फीस के बारे में पूछा, पर आनंद बोले अभी फीस की बात नहीं करेंगे, फीस की बात केस फाइल करने के बाद। अगर ऐसे ही सेटल हो जाता है तो पैसे कम लगेंगे। उनके जाने के बाद अवनी बोली, केस बिल्कुल सिंपल है। हाँ, ऐसे केसों में बहुत समय बर्बाद हो जाता है, देखने में सिंपल लगते हैं पर ये आम बात है। मैंने कई केसों में देखा है कि भाई आपस में पापा या मम्मी के संस्कारों पर हुए खर्चे का आधा भी मांगते हैं। समझ नहीं आता, इनसे कोई पूछे कि क्या इन्होंने आप पर कभी कोई खर्च किया ही नहीं। तुम्हें पता है, मैंने एक बार किसी से यही सवाल पूछ लिया था, उसने जवाब पता है क्या दिया? वो कहता है हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मेरे अकेले के लिए थोड़े ही किया है, उसके लिए भी तो बराबर ही किया है, तो खर्च मैं अकेले क्यों करूँ? आनंद बोले। हाँ पापा, लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब एक माँ बाप 5 बच्चों को पाल सकते हैं तो 5 बच्चे एक माँ बाप को क्यों नहीं रख सकते? उस वक्त वो दूसरों को देखते हैं कि वो ही खर्च कर दे। ये सब मेरी भी समझ के बाहर है, अवनी बोली। चलो छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करते हैं। तुम्हारी मम्मी ने हमारे लिए खाना भेजा है, चलो खाते हैं। आनंद ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद टिफिन लेकर आए। अवनी ने टिफिन खोला तो मम्मी ने कोफ्ते बनाए हुए थे, इसके अलावा करेले थे और टिंडे भी थे। अवनी खुश हो गई, सब कुछ उसकी पसंद का था। खाना खाने के बाद अवनी बोली, सर, ओ सॉरी सॉरी पापा, मैं कह रही थी कि इस केस के सिलसिले में मैं भी चलूँ आपके साथ पंजाब। मैंने बहुत सुना है पंजाब के बारे में, मैं देखना चाहती हूँ। वैसे भी अगले हफ्ते मेरी छुट्टियाँ हैं। बेटा, मैं तो ले जाऊँगा, तुम अपने पति और ससुराल वालों से पूछना, वो भेजना चाहते हैं तो ठीक है। अवनी को जाने क्यों लग रहा था कि उसे वहाँ मनन के दादाजी मिल जाएंगे। शाम को मनन उसे लेने आया, वो भी आनंद के पास बैठ गया। फिर कुछ केस के सिलसिले में बात करते रहे। तब आनंद ने उससे पूछा, अगले हफ्ते मैं पंजाब जा रहा हूँ, अवनी भी जाना चाहती है, मैंने सोचा पहले तुम्हें पूछ लूँ। अरे पापा, वो आपकी बेटी है, जो चाहे करो, मुझे पूछा ना कीजिए, बस बता दिया करिए, मनन बोला। फिर मनन अवनी को लेकर घर आ गया। वो स्टडी में अपना काम करने चला गया। अवनी को पता नहीं था कि मनन आजकल उसकी ज़मीन उन्हें दिलाने की कोशिश में लगा है। उसे पता ही नहीं कि कब मनन ने उसकी दादी और चाचा पर केस किया और इसमें आनंद भी उसकी मदद कर रहा था। अवनी अपने सास के पास गई और बोली, मम्मी आप बिजी तो नहीं हैं, मैं आ जाऊं? उसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, आ जाओ, क्या बात है, आज मनन को छोड़कर मेरे पास आ गई? मम्मी ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, आप बिजी होती हो तो मैं नहीं आती, मैं तो कुछ पूछने आई थी। वो कल पापा एक केस की बात कर रहे थे ना, उसी सिलसिले में मैं अगले हफ्ते नवा शहर पंजाब जा रही हूँ। क्या मैं दादाजी से मिल आऊँ? मैंने बताऊँगी नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मिलकर वापस आ जाऊँगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। एक काम करना, पापा को इस बारे में पता न लगने देना, आकर बता देना, मैं तुम्हें उनका एड्रेस दे दूंगी, कहकर मम्मी ने उसी वक्त पेन लेकर मनन के दादाजी का एड्रेस लिख कर अवनी को दे दिया। फिर वो बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। अगले हफ्ते अवनी ने जाने से पहले अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मम्मी ने उसे स्पेशली आशीर्वाद दिया कि वो अपने काम में कामयाब हो। फ्लाइट में अभी समय था, सो मनन उसे लेकर आनंद को लेने उसके घर जा रहा था। वो अवनी से बोला, तुम इतने दिन के लिए इतनी दूर जा रही हो, मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती है। तुम पता नहीं कैसी पत्थर दिल हो, तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है। उसे जिस दिन से अवनी के जाने का पता चला था, वो तकरीबन रोज ही ये लाइंस दिन में एक बार तो अवनी को जरूर सुनाता था। अवनी बोली, मनन प्लीज़ अब नहीं, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। वैसे भी मैं तो प्यार बढ़ाने के लिए दूर जा रही हूँ। कहते हैं कि कुछ दिन दूर रहने से प्यार बढ़ता है, अवनी बोली। इतने में बेदी जी का घर आ गया। अवनी उतरने लगी तो मनन ने उसकी बाँह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे बाहों में कस लिया। फिर कुछ देर बाद उसके गालों को हल्के से किस किया और दोनों अंदर आ गए। दोनों मम्मी से मिले। अवनी अब जब भी मम्मी को देखती तो उसका दिल उन्हें देखकर खुश हो जाता। पहले तो वो उदास ही रहती थी, कभी कोई तो कभी कोई बात परेशान करती रहती थी। अब जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। दादी की सेहत भी अब पहले से ठीक लग रही थी। वो अवनी को अपनी सगी पोती ही मानती थी। उस दिन जब वो आई तो दादी सो रही थी, तो वो पापा से बात करने लगी। दादी उसकी आवाज़ सुनकर जाग गई और उसे बोली,
आ गई तू, कभी इस बूढ़ी को मिलने भी आ जाया कर, अपने बाप से तो रोज़ मिलती है, मैं तुझे देखने को तरस जाती हूँ। अरे दादी, उठ भी गई, मैं तो सबसे पहले आपसे ही मिलने आई थी, आप सो रहे थे इसलिए पापा के पास चली गई। मेरी तो जान आप है। उसके बाद मम्मी, फिर पापा, अवनी बोली। मनन ने यह सुना तो वो बोला, अच्छा जी, तो हमारा कहीं नंबर ही नहीं है। ये दादी तुम्हारी जान कब से हो गई? तुमसे पहले इन्हें मैं मिला हूँ, तो ये मेरी जान है ना दादी? मनन ने उन्हें पकड़ते हुए कहा। दादी ने दोनों को गले लगाकर कहा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही प्यारे हो, दोनों ही मेरी जान हो। फिर कुछ देर बाद वहाँ रुक कर वो लोग एयरपोर्ट के लिए चल दिए। मनन ने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा तो आनंद पहले निकल कर कार से बाहर आ गया ताकि उन्हें आपस में टाइम मिल सके। मनन ने उसकी तरफ देखा और बोला, प्लेन से उतरते ही फ़ोन करना, बहुत याद आओगी। मनन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ठीक है बाबा, कितनी बार कहोगे, प्लेन से उतरते ही कॉल कर दूंगी, और मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अच्छा हाथ छोड़ो, पापा बाहर खड़े हैं, कहकर वो मनन से हाथ छुड़ाकर कार से बाहर आ गई। फिर उनके अंदर जाने के बाद मनन वापस आ गया। करीब 1.5 घंटे में वो लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गए। अवनी ने मनन को फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। फिर उसने मैसेज कर दिया कि हम पहुंच गए। वहां से टैक्सी से वो नवा शहर पहुंचे। वो लोग मिस्टर शरण सिंह की बहन बबली के घर पहुंचे। उसका घर बहुत बड़ा था। वो यहाँ एक नौकरानी के साथ अकेली ही रहती थी। वो उन्हें लिविंग रूम में ले आई। वो पंजाबी में बात करती थी। ये तो अच्छा था कि आनंद बेदी को पंजाबी आती थी, तो बात करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। बीच बीच में वो अवनी को हिंदी में समझा देते थे। उसने उन्हें खाना खिलाया, फिर उन्हें उनके कमरे दिखाए। दोनों को रहने के लिए अलग अलग कमरे दिए। फिर वो बोली, आप लोग रोस्ट कीजिए, हम कल सुबह बात करेंगे, कहकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। दोनों थके हुए थे तो जल्दी ही सो गए। अगली सुबह चाय नाश्ता करके वो लोग लिविंग रूम में बैठे। तब उसने बताया, मेरे पापा को अपने घर परिवार की बहुत चिंता थी। वो अपनी झूठी शान के लिए कुछ भी करते थे। मेरे पापा दादाजी के इकलौते बेटे थे, तो विरासत में उन्हें बहुत पैसा मिला था। वो अपने खिलाफ बोलने वाले की जुबान तक काट देते थे। पुलिस, मंत्री सब उनकी जेब में रहते थे। जिसे मर्जी मरवा देना, फिर उसे सुसाइड शो करना उनके बाएं हाथ का खेल था। जाने कितने ही लोगों को उन्होंने मारा है। बड़े भैया इन सब के खिलाफ थे, इसलिए वो बाहर चले गए। पर छोटा भाई पापा की परछाई थी। वो हर काम में उनकी मदद करता जो पापा करते थे। आपको पता है, बड़े भैया तो बाहर थे, पर मैं यहीं थी। मैंने इन्हें ये सब काम करते देखा है। वो कहते कहते चुप हो गई। देखिए, हमें तो उन्होंने ज़मीन के केस के लिए बुलाया है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें तो मर्डर का केस करना चाहिए, आनंद बोले। अवनी भी उनकी बातों से कुछ कुछ समझ रही थी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि इन्हें सज़ा होनी चाहिए। जानते हैं, मेरे पापा दूसरों को मारकर उनकी मौत को सुसाइड बनाते थे। यही उन्होंने छोटे भाई को सिखाया। आपको पता है, मेरे पापा ने खुद भी पंखे से लटक कर जान दी, ऐसा रिकॉर्ड में है। जबकि मुझे पता है, जो उन्होंने छोटे को विरासत में दिया है वो उसने उन पर ही आजमा लिया। मुझे पता है वो कैसे मरे हैं। छोटे ने उनका गला दबाकर उन्हें डराकर प्रॉपर्टी के कागजों और सुसाइड नोट पर साइन करा लिए, फिर उन्हें पंखे से लटका दिया। पुलिस को सुसाइड नोट दिखा दिया कि मैं अपनी बीमारियों से तंग आकर जान दे रहा हूँ। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं भी यही सोचती कि शायद सच में जान दे दी, बबली बोली। आपके पास इसका कोई सबूत है? आनंद ने पूछा। हाँ जी, एक नहीं कई सबूत है, मैंने सब संभाल कर रखे हुए हैं। अब तक मैं अपने पति के डर से चुप रही। पिछले साल पति की मौत हो गई। 2 बेटे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अब अकेली हूँ मैं, यहाँ किसी का डर नहीं है। ठीक है, फिर सबूत ले आना, केस कर देते हैं, आनंद बोला। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मैं अपने भाई से बदला लेना चाहती हूँ। अब जब आपको इतनी बातें बताई है तो एक राज और बता दूँ। बहुत साल पहले हमारे खेतों में एक फैमिली रहती थी। वो खेतों की देख रेख करते थे। उनकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी। अच्छे नंबरों से उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। पढ़ लिख कर वही नौकरी लग गई। उसे साथ के गांव के सरपंच के बेटे से प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली। इधर मुझे उस फैमिली के बेटे चंदर से प्यार हो गया। वो बेचारा तो मुझे समझाता रहा कि हमारा कोई मेल नहीं है। मैं ही उसके पीछे पड़ी थी। पता नहीं छोटे भाई को ये कैसे पता चल गया। उन्होंने उन तीनों को रात के अंधेरे में मोटर पर पानी के टंकी में डुबो डुबो कर मार दिया, फिर उन्हें नहर में फेंक आए। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन सुबह 7 गांव के सरपंच ने उन्हें घर बुलाया था। सो सब लोग यही समझते थे कि सरपंच ने उन्हें डरा दिया, इसलिए वो सब ने नहर में कूद कर जान दे दी। पर मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी वजह से 3 जाने गई। मैं चाहती हूँ इसे कड़ी से कड़ी सजा हो। बबली ने अपनी आंखें साफ की और फिर बोली,
मैं सबूत लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए। अवनी को उसकी कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ नहीं। उसे जितना समझ आया उससे एक कहानी जानी पहचानी लग रही थी। उसने आनंद से पूछा, पापा इसने जो कहानी सुनाई वो मुझे हिंदी में सुनाना ज़रा। आनंद ने अवनी को सारी कहानी सुना दी। उसे वो कहानी जानी पहचानी लगी। उसका दिल किया कि वो मम्मी को फ़ोन करके पूछे। तब उसे मनन की याद आई। उसने देखा कि मनन ने रिप्लाई किया है। उसने मैसेज खोल कर देखा। उसने लिखा था ओके, सिर्फ ओके। ये क्या बात हुई भला? कहीं वो नाराज़ तो नहीं कि मैंने कॉल नहीं किया? उसने उसी वक्त उसे फ़ोन मिलाया। कुछ देर बाद भी फ़ोन किसी ने नहीं उठाया तो उसने मनन की मम्मी को फ़ोन किया। हेलो मम्मी जी। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं। मम्मी जी आज उस तरफ जाएंगे, फिर जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने मम्मी का लिखा हुआ एड्रेस देखा तो वो हैरान हो गई। उसने सुना था कि दुनिया छोटी है, पर इतनी छोटी होगी ये उसने सोचा नहीं था। ये इसी गांव का एड्रेस था। वो अंदर आई तो बबली ने सबूत आनंद को दे दिए थे। आनंद उन्हें देख रहे थे कि अवनी ने बबली से पूछा, आप किसी ममता को जानती हैं? ममता? हाँ जी, वो जिस लड़के चंदर की बात कर रही थी ना, ये लड़की ममता उसकी ही बहन थी जो पढ़ाई में होशियार थी और जिसने वो सरपंच के बेटे से शादी कर ली। और उसी को तो उनकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं कि ये काम छोटे का है। बबली बोली, जो वो आप सरपंच की बात कर रहे थे वो किस गांव के हैं? अवनी ने पूछा। वो हमारे ही गांव के सरपंच हैं। आज भी वही सरपंच है। बेशक उनके बड़े बेटे ने भागकर शादी करने से थोड़ी बदनामी जरूर हुई थी, पर सरपंच फिर भी लोगों ने उन्हें ही बनाया। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अवनी ने पूछा। आप इन सब में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? बबली ने पूछा। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी लॉ कर रही हूँ। केसों को समझने के लिए संबंधित लोगों से मिलना पड़ता है। मैं तो बस जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रही थी। अवनी बोली। ये मेरी बेटी है, ऐसे ही दिमाग खाती है। आनंद बोले। अरे नहीं जी, कितनी प्यारी बच्ची है ये तो। आप तो यूं ही कह रहे हो। पापा मैं गांव घूम कर आ जाऊं? अवनी ने आनंद को इशारे से पूछा। जाओ बेटा, मैं भी शांति से काम कर सकूंगा, कहकर आनंद फिर पेपर पढ़ने लगे। अवनी अकेले ही गांव घूमने चल दी। वो चुपचाप गलियों से निकलती, लोगों से पूछती हुई सरपंच के घर पहुंच गई। उसके सामने बड़ा सा गेट था। गेट पर नाम लिखा था मोहकम सिंह ग्रोवर। उसने फोन पर फोटो खींचकर मनन को भेज दिया। वो डेयरबेल बजाती इससे पहले ही कोई पीछे से बोला, हाँ जी आपको किससे मिलना है? यह एक 16-17 साल की लड़की थी। उसकी बाह पर बैग लटक रहा था। जी मुझे सरपंच जी से मिलना है, अवनी बोली। उस लड़की ने गेट खोला और अवनी को अपने साथ ले जाती हुई बोली, वो मेरे दादाजी हैं। अवनी ने उसे देखकर सोचा कि ये मनन की कजिन होगी। वो अंदर आई तो अंदर बहुत बड़ा आंगन था। एक तरफ 2 ट्रैक्टर और एक बड़ी कार खड़ी थी और दूसरी तरफ बड़ा सा घर बना हुआ था। वो अभी अंदर के दरवाजे तक आई ही थी कि अंदर से एक औरत आई। आ गई सोनी, ये किसको ले आई पुत्र? अंदर से आई औरत ने पूछा। मम्मी जी ये दादाजी से मिलने आई हैं, सोनी बोलकर अंदर चली गई। आपको पापा जी से कोई काम है? जी वो जरा गांव में गए हुए हैं, आप अंदर वेट कर लो। अवनी अंदर बैठ गई। वहां सफेद कपड़ों में लंबे चौड़े सरदार जी की बड़ी सी फोटो लगी थी। वो औरत उसे बिठाकर अंदर चली गई। अवनी ने उस फोटो की भी फोन पर फोटो खींचकर मनन को भेज दी। उसने देखा कि मनन ने पिछला मैसेज भी नहीं देखा था। इतने में वो लड़की सोनी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आकर उसके पास बैठ गई। मम्मी कहती हैं आप अकेली बैठी हो तो आपके साथ बैठ जाऊं, सोनी ने भोलेपन से हंसते हुए कहा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अवनी ने बात शुरू करने के लिए पूछा। मैं 10वीं में हूँ। मैंने ना अपनी ताई की तरह गांव में टॉप करना है। स्कूल में आज भी मेरे ताई जी का नाम रोज प्रेयर में लेते हैं। उनके बाद किसी के इतने नंबर नहीं आए, पर टीचर कह रहे थे कि मैं शायद उनका रिकॉर्ड तोड़ दूं। सोनी बोली। तुम्हें उन पर मान है? मैंने तो सुना है कि तेरे दादाजी को वो पसंद नहीं थी। अवनी ने पूछा। अरे नहीं दीदी जी, मुझसे तो दादाजी हमेशा से ही कहते हैं कि मैं अपने ताई की तरह पढ़ूं, उनकी तरह बनूं। सोनी बोली। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो रौबदार सरपंच सफेद कुर्ता पैजामा में ऊंचे लंबे सर पर नीली पगड़ी सजी थी, जिसने उन्हें और भी प्रभावशाली बना दिया था। उन्हें बाहर ही सोनी की मम्मी ने सब बता दिया था। वो अंदर आए तो अवनी ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। वो उसे पकड़कर खड़े करते हुए बोले, ना पुत्र, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती हैं। फिर प्यार से उसे सोफे पर बिठाया। हाँ जी बेटा जी, क्या काम है? उन्होंने अवनी से पूछा। दादाजी, मैं आपको दादाजी कह सकती हूँ? अवनी ने।
हाँ बेटा कहो। वो बोले, जी मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा भी वकील हैं, मैं उनके साथ यहाँ आपके गांव में वो बबली जी के घर आई हूँ। उनके भाइयों की ज़मीन का केस है, उनके बड़े भाई जो दिल्ली में हैं उन्होंने पापा को हायर किया है। अच्छा तो तुम उनके घर आई हो? हाँ उसके पापा को मैं जानता था, सुना है कि छोटे बेटे ने सब कुछ अपने नाम करा लिया है, दादाजी बोले। फिर सोनी को देखकर बोले, सोनी बेटा जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। सोनी समझ गई कि उन्हें काम की बात करनी होगी तो वो उठकर चली गई। जगजीत का कहना है कि उसने बाप की रखकर सेवा की, इसलिए बाप ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। क्या ये हो सकता है? अवनी बोली। वो ऐसा बंदा नहीं था, जगजीत ने उसका क्या किया, उल्टा वही जगजीत के लिए इतना कुछ करता था। सेवा तो हम तब कहते कि बलकार सिंह चल फिर न सकता हो, उसे नहलाना घुलाना पड़ता, वो कमाता न हो, पर वो तो हट्ठा कट्ठा बंदा था, उल्टा वो सारे घर को खिलाता था। सारा पैसा उसी की बदौलत था, दादाजी बोले। दादाजी आपने तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है केस जीतने के लिए। आपने वकालत क्यों नहीं की? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, अवनी बोली। तभी सोनी की मम्मी चाय रख कर गई, साथ में समोसे और पकौड़े थे। अवनी ने समोसों की तरफ देखा तो दादाजी बोले, बेटे ये समोसे मेरे फेवरेट हैं, इसलिए हलवाई से कह रखा है, वो रोज देकर जाता है। पर दादाजी आपको ये सब खराब नहीं करते? अवनी ने पूछा। खराब करे मेरे दुश्मनों को बेटा, ये बीमारियां शहर वालों को लगती है, यहाँ गांव वालों को कुछ नहीं। दादाजी वो आपकी बड़ी बहू कहाँ है? सोनी बता रही थी कि वो गांव की टॉपर हैं और आज तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, अवनी बोली। अवनी ने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके टेबल पर रख दिया। हाँ बेटा वो गांव की ही नहीं 10 गांव की टॉपर थी। आज तक उस जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ है। अब वो दिल्ली रहते हैं, वहीं पर पढ़ते थे, वहीं नौकरी कर ली, अब वो वहीं रहते हैं। दादाजी की आवाज़ में दर्द था। मैंने सुना आपको वो बहू स्वीकार नहीं थी और आपकी नाराज़गी के कारण उनके सारे परिवार ने खुदकुशी कर ली थी। अवनी ने डरते डरते पूछा। उसे डर था कि उन्हें गुस्सा न आ जाए, लेकिन उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वो बोले, बेटा मैं उनके खिलाफ नहीं था, उनके तरीके के खिलाफ था। मिहिर को उसे लेकर भागना नहीं चाहिए था। हाँ मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं था, किसी भी बाप को नापसंद होता। वो काम वाले की बेटी थी, मुझे उस लड़की से नफरत नहीं थी, बस अपनी इज्जत से ज़्यादा प्यार था। पर जब मैंने उन्हें जाने को कह दिया उसके बाद मुझे पता चला कि मिहिर ने कोई ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं की, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तब मैंने उनके परिवार को घर बुलाया और उनका इज्जत मान किया। मैं सोचता था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग उसी रात नहर में कूद कर मर गए। सच, उस वाहेगुरु जी की कसम बेटा, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो सब सच है। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। हाँ मैंने अपने बेटे को निकाल दिया क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए नफरत थी। वो सोच रहा था कि जो लोग कह रहे हैं वो सच है। उसने एक बार नहीं सोचा कि उसका पापा भी सच्चा हो सकता है, इसलिए मैंने गुस्से से उसे निकाल दिया। दादाजी आप सच कह रहे हैं, आपने उन लोगों को नहीं मारा। आपके बेटे को इस बात का एहसास हो जाएगा, हम आपको निर्दोष साबित करेंगे। दादाजी अवनी की बात सुनकर सन्न रह गए और अवनी भी अपनी बात पर हड़बड़ा गई, क्योंकि अवनी ने जल्दबाजी में वो बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना था। अवनी मिहिर की बहू है, यह जानकर दादाजी का क्या रिएक्शन होगा? क्या अवनी मनन के पापा और उनके दादाजी की गलतफहमी को दूर कर उन्हें मिला पाएगी, या वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।